सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप लोगों ने देख लिया होगा एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोगों ने जो मेन पॉइंट है देख लिया होंगे, पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे, डिटेल्ड समरी क्या थी इस नोटिफिकेशन की। तो चलिए देखते हैं। अब पहली बात आती है कि नोटिफिकेशन आपका आ गया है और आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेशन स्टार्ट की, यानी आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यानी आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 22 जून, यानी करीब 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। ये आपके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ठीक, अप्लाई करने के बाद आपके लिए जो फ़ी पेमेंट का है लास्ट डेट वो है 23 जून का, यानी 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यानी इस डेट तक 22 तारीख तक आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाना चाहिए और 23 से पहले आपका फ़ीस का पेमेंट हो जाना चाहिए। अब आपके लिए एक विंडो ओपन होती है, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, यानी अगर आपने अपने फॉर्म में आपको लगता है कोई गड़बड़ी कर दी है या कुछ गलती से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, तो आपके लिए 29 तारीख से 1 जुलाई तक ऑप्शन मिलेगा, ये ओपन होगा। उस दौरान आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फ़ीस आपको जो भी 100 रुपये या 200 रुपये होगी वो भी लास्ट में देख लेते हैं। साथ ही साथ आपका टियर 1 का एग्ज़ाम डेट जो है अगस्त सितंबर दिया गया है, यानी ये मान के चलिए कि मिडिल अगस्त यानी लास्ट अगस्त से आपका लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और सितंबर तक जाएगा। साथ ही टियर 2 का जो टेंटेटिव आपको डेट दिया गया है वो दिसंबर 26, यानी मान के चलिए टेंटेटिव आपका दिसंबर 26 में होगा। अगली चीज़ क्या आती है, वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आने के टाइम तक आपकी अप्रॉक्स वैकेंसीज़ 12,256 अनाउंस हुई हैं। अब ये भी बाद में अपडेट होती रहती हैं लास्ट डेट तक, यानी जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक फाइनल वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज ये सब अपडेट होती रहती हैं। कम कभी ज़्यादा ये होती रहती है। और स्टेट वाइज इसमें आपको डिटेल्ड नहीं दी गई है, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी बाइफर्केशन बाद में आरटीआई के थ्रू। और रिजर्वेशन जो आपका लगता है, ये आप लोगों को पता ही है, एस सी एस टी डब्ल्यू एस, ये सारी कैटेगरीज को फ़ायदा मिलता है रिजर्वेशन का। अगली बात आती है मेजर पोस्ट क्या क्या है ग्रुप बी की। अब ये सारी ग्रुप बी की नॉन गस्टेड पोस्ट हैं, एक इस पोस्ट को छोड़कर, डबल एओ को, डबल एओ जो होती है गस्टेड पोस्ट होती है, तो एक इसको छोड़ के बाकी सारी आपकी जितनी पोस्ट हैं डबल एओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों को छोड़कर एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, इंस्पेक्टर ये सुना होगा, जीएसटी में जो होते हैं एग्जामिनर होते हैं, प्रिवेंटिव होते हैं, ये सुना होगा, एईओ का सुना होगा आपने, ईडी में होते हैं सीबीआई, और ये एनआईए, ये सारे इंस्पेक्टर्स का आपने पोस्ट सुनी होगी। ये सारे 4600 की ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं और इसमें आपको ग्रुप बी की पोस्ट ये सारी इतनी मिलती हैं। ये मेन मेन पोस्ट हैं जो आपकी ग्रुप बी में मोस्ट फेमस कह लीजिए या ज़्यादा सेलेक्ट की जाती हैं। अगली बात आती है ग्रुप सी में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। ऑडिटर मिलती है, जो ऑडिटर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में है, सीजीडीए, सीएजी, इन सारे डिपार्टमेंट में आपको ऑडिटर की पोस्ट मिलती है। अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट, आपको पता है ये चीज़ पहले आपको 10+2 के थ्रू मिलती थी, बट अब सीजीएल के थ्रू आती है। दूसरा टीए आ गया, टैक्स असिस्टेंट, जो सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और सीबीआईसी यानी जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट में आपको मिलती है। साथ ही एओडीसी और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के, ये कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है जो लगभग आपको 2800 ग्रेड पे मिलती है। अगली बात आती है सैलरी स्ट्रक्चर की। अब ये पे लेवल है, आपको पता ही है, आपको पे लेवल 4, 5, 6, 7 मिलती है। तो जो आपकी एएसओ और इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट है वो आपकी लेवल 7 में आती है, जिसका पे बैंड जो होता है वो 44,900 से 1,42,400 तक होता है। अब आपको कहा तो जाता है 4600 ग्रेड पे इसमें, बट आपको ज्वाइन जो कराया जाता है वो 44,900 की ग्रेड पे से ज्वाइन कराया जाता है और ये आपका लास्ट पे बैंड होता है। साथ ही साथ पे लेवल 8 का, यानी जिसमें आपके गजेटेड पोस्ट आती हैं डबल एओ जैसी, वो इस कैटेगरी में जाती है। तो ये पे लेवल तो आपको नेट से भी मिल जाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर था कुछ बेसिक आइडिया के लिए। अगली बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अब आपको पता है सीजीएल है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नाम है, तो इसमें आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, यानी आपको ग्रेजुएशन करना ही है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो। एक पोस्ट आती है जेएसओ और डबल एओ, जेएसओ की, जब जेएसओ और स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की। अब अगर आप जेएसओ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका 60% इन मैथ्स क्लास और 12th में, और या फिर स्टैटिक्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में। ये जेएसओ के लिए मैंडेटरी है, यानी अगर आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप जेएसओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी सेम चीज़ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या डिग्री है, स्टैटिक्स होना चाहिए, मैथ, इकोनॉमी, डेटा साइंस या एआई ईटीसी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जो काफ़ी कम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसमें ये इनको डिग्री चाहिए होती है। फाइनल ईयर है, अगर आपका थर्ड ईयर है ग्रेजुएशन का, आप ईयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त 2026 से पहले आ चुका होना चाहिए। ये आपका मैंडेटरी रूल है।
तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, ठीक? अगली बात देखते हैं। एज लिमिट क्या है? ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 होता है। ग्रुप बी नॉन गज़ेटेड जो एएसओ और इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट है उनके लिए 18 से 30, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 होता है और जेएसओ और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ये 18 से 32 साल होता है, ठीक? एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिलता है। अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी है तो उसमें आपको 10 साल का, और ऐसे ही अदर कैटेगरी में आपको एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब एप्लीकेशन क्या है भरने का? सारा सिस्टम आपका जो एसएससी की न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in से होगा। आपने पहले भी OTR करके रखा होगा, बट अगर आप न्यू हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको एसएससी की वेबसाइट से पहले OTR फाइल करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब आ जाएंगी। उसके बाद सीधा डायरेक्ट आप OTR के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। OTR मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी अगर आप OTR फाइल नहीं करते हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और पुराना ओल्ड OTR होगा अगर आपका, यानी पहले आपकी जो ssc.nic.in वेबसाइट थी, अगर वो होगा तो वो इस पे काम नहीं करेगा, आपको ये बदलना पड़ेगा। साथ ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन ये OTR के समय होता है, तो ये बहुत मैंडेटरी है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। बिना इसके आपका फ़ोटो और सारी चीज़ों में मैच करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी चीज़, लाइव फ़ोटो का सिस्टम कर दिया गया है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि अब वो सिस्टम नहीं है कि आप फ़ोटो क्लिक करके उसको ऑफलाइन अपलोड कर दें, बट आपको डायरेक्ट उस टाइम लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो अगर आप अपने फ़ोन से अच्छे से कर सकते हैं तभी रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज़ किसी साइबर कैफ़े या जहाँ भी वेब कैम की सुविधा हो वहाँ से ही फॉर्म फिल कराइएगा। और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो क्लिक करते समय आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, आप चश्मे नहीं लगाए होने चाहिए और ना ही किसी तरह का कैप लगाएं हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगली बात आती है फ़ोटो और सिग्नेचर रूल्स की। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि नो कैप, मास्क और स्पेक्टेकल्स अराउंड ड्यूरिंग फ़ोटो कैप्चर, यानी जब आप फ़ोटो लाइव क्लिक कर रहे हो तो उस टाइम आपको इनमें से कोई भी चीज़ पहन के नहीं रखना है। फेस शुड बी विजिबल एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर और साफ दिखना चाहिए। सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, और ब्लर्ड फोटो सिग्नेचर में लीड टू रिजेक्शन, यानी आप ऐसी कोई फ़ोटो मत अपलोड करिएगा जिसका पिक्सल कम हो, ब्लर्ड हो और वो रिजेक्ट हो जाए। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें फ़ोटो सिग्नेचर के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस नॉर्मल है, आपको पता है। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी अगर आप महिला हैं तो आपका 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, आपको नहीं भरना है किसी भी तरह का फ़ीस। और साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूएड कैंडिडेट्स भी एग्जेम्प्टेड हैं, और आप फ़ी पेमेंट जो है यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, इन सब के किसी भी के थ्रू कर सकते हैं। अगली बात आती है एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था करेक्शन अलाउड है आपका 29 जून से कब तक, 1 जुलाई तक। तो इसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन में अगर कोई बाई मिस्टेक गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी 2 बार कर सकते हैं इस पीरियड में। 2 बार के बाद आपको अलाउड नहीं होगा। तो एक बार आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो 200 रुपये, और दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये उसकी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिएगा, ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा, आपका ये 200-500 रुपये बच जाएगा। चलिए अगली बात आती है टियर 1 एग्ज़ाम पैटर्न की। अब सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार एसएससी ने सेक्शनल टाइमर ला दिया। अब आपको पता है रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और इंग्लिश आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 0.5 की मार्किंग, माइनस मार्किंग होती है। और साथ ही साथ अभी तक तो ये सिस्टम नहीं था, बट अभी आपको इन चारों सेक्शंस के लिए 15-15 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया गया है, यानी हर सेक्शन में आप फिक्स्ड हो गए कि 15 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी सेक्शन को टाइम दे नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ बड़ा गेम आता है आपकी प्रैक्टिस का, यानी और स्ट्रेटजीज़ का। प्रैक्टिस तो ठीक है चलेगा तब भी, पर आपके लिए अब स्ट्रेटजीज़ मायने रखती हैं कि अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप मेहनत करके कम समय में मार्क्स ला सकते हैं। तो ये छोटी बातें हो गई, उसके बाद इसके इसके डिटेल्ड उस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल पैटर्न देख लेते हैं। टियर 2 का एग्जाम पैटर्न आपने देखा है, पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल, पेपर 2 जीएस और स्टैटिक्स का होता है, हमने बताया, और पेपर 3 डबल एओ का होता है, जो इस बार पोस्ट ऐड हुई है 1000 के अराउंड। अब पेपर 1 कंपलसरी है, इसमें भी आपको पता है क्या आता है, चारों सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश है ना, मैथ, रीजनिंग और जीएस। पहले क्या था, इसमें भी आपकी टाइमिंग फ्री थी, लेकिन अब आपको पता है 1 घंटा जो है पहला, इसमें आपका इंग्लिश और मैथ होगा, सॉरी रीजनिंग और मैथ होगा, और दोनों में 30-30 मिनट का टाइम फिक्स होगा,
यानी अब आप रीजनिंग का टाइम मैथ में नहीं दे सकते, यानी आपको मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है प्री और मेंस दोनों में। हालाँकि बाद में इस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या कहते हैं इस पे प्रैक्टिस करें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। फिलहाल शॉर्ट वीडियो है तो इस पे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज़ क्वालिफाइंग, यानी मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके चाहे 100% मार्क्स हों, आप बाहर हो जाएंगे। टेस्ट भी आपका यानी टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है और मैंडेटरी भी है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग ये आपको पता है, मेंस में एक बार पेपर 1 में 1 नंबर का माइनस मार्किंग होती है, यानी एक सही करते हैं तो 3 नंबर मिलता है, अगर गलत कर देते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है। टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट ये आपको पता है 15 मिनट का टेस्ट होता है, 2000 स्ट्रोक्स आते हैं, यानी 2000 कीज़ इंप्रेशन आपको करनी होती हैं। और रिक्वायर्ड फॉर टैक्स असिस्टेंट यानी टी और अदर पोस्ट के लिए भी रिक्वायर्ड होती है टाइपिंग। और पीडब्ल्यूडी और इन सब कुछ पोस्ट के लिए एग्जाम्शंस भी हैं, वो आप बाद में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये स्क्राइब का है, कुछ खास चीज़ नहीं है। स्क्राइब फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, बट इसके लिए पूरा रूल आप डिटेल में बाद में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, कीप एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सेफ फॉर 3 ईयर्स, यानी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेफली रखने हैं। कोई किसी तरह की रीचेकिंग या रिवोल्यूशन अलाउड नहीं होता। टेंटेटिव आंसर की रिलीज होती हैं, और बाद में आपको ऑब्जेक्शन करना हो तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं प्री के और मेंस के आंसर के आने के बाद। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने डिस्कस किया, हमने दिया, देख लिया हमने। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही दो चीज़ थी खास निकल के आई, कि आपने देखा कि प्री और मेंस दोनों के एग्ज़ाम में आपका सेक्शनल टाइमिंग आ गया। यानी अब आप 15-15 मिनट प्री में बाध्य हो गए, यानी बाउंड हो गए कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी टाइम पे दे ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा, तब आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। अब आपको पता है कि मैथ्स हमारा ऐसा सेक्शन होता था जिसमें हम अच्छी मेहनत करके मार्क्स ले आ सकते थे, बट अब हम टाइम बाउंड हो गए तो हमारे लिए स्ट्रेटजीज मायने रखती हैं नॉलेज से ज़्यादा। अब आपको पता है कि अगर आपको स्किप करने का तरीका नहीं आता, आप लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन आते हुए छूट जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब आपको जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पे और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों सेक्शन में आप फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट छूटने के चांस कम होते हैं। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी मैथ्स के साथ-साथ। पहले हम लोग मैथ्स पे अच्छी मेहनत करते थे, बट आपको पता है अब आपको जीएस अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, कई बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए अब बहुत केयरफुल हो जाइए, 2-3 महीने का ही टाइम बचा है, और टाइम क्या बचा है, जो भी बचा है उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसमें, और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम करिए कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है, कौन-सा क्वेश्चन देख के स्किप कर देना है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप प्रैक्टिस करके जब आपके दिमाग में कंसेप्ट्स एकदम रट जाएँगे, फिक्स हो जाएँगे, तभी आप डिसीजन ले पाएँगे। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में परेशान हो जाएँगे और हड़बड़ा के गलतियाँ करेंगे, चीज़ों को गलत करके आएँगे। तो ये कुछ बेसिक आइडिया और बेसिक चीज़ें थी, और इस पे कुछ डिटेल्ड और बाकी बाद में प्रैक्टिस सेशंस भी चालू करता हूँ। पढ़ाने का सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आपको कैसे सॉल्व करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथ्स अटेम्प्ट करने की, अदर चीज़ें अटेम्प्ट करने की, उस पे आपको थोड़ा बहुत गाइड करूँगा मैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, जो भी प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं आपको वो चीज़ें सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो और स्ट्रैटेजी के साथ, कि आप कैसे क्या प्रैक्टिस में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।